आपल्या पुराणामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे की संत मंडळी येता घरी तोची दिवाळी दसरा. अगदी हाच काळात मीरा भाईंदर शहरातील जनता लाभवत आहे. कारण जगद्गुरू रामभद्राचार्य यांचं आमदार गीताजन यांच्या मार्फत रामकथेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यांनी कथेचा मध्ये भावनिकता आपल्या सनातनी धर्माचा तो सांगितलेला आहे, पण सनातनी धर्माची गोष्ट सांगता सांगता एक सामाजिक संदेशही त्यांना दिलेला आहे. महिलांवरती होणारे अत्याचार आणि बाकी शहरामध्ये होणाऱ्या सर्व गोष्टींवरती त्यांनी परखडमध्ये आपली मतं मांडलेली आहेत. यासोबतच आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली असता जे सध्या सनातनी धर्माला बदनाम करण्याची जी परिस्थिती चाललेली आहे त्याच्यावरही त्यांनी कठोर भाषेमध्ये त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. ते म्हणजे जे तिरुपती बालाजी आहे त्या त्यांच्या प्रसादाचं जे वक्तव्य चाललंय, जे बाहेर जो मोठा प्रकार चाललाय, या घटनेवरतीही त्यांनी प्रखरपणे त्याचं मत मांडलेलं आहे. या संपूर्ण विषयाबद्दल त्यांचं नक्की म्हणणं काय आणि तसंच या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजक आमदार गीताजन यांचं काय म्हणणं आहे आपण जाणून घेऊ. आज पहली बार मीरा भाईंदर शहर में कथा वाचन का आयोजन किया गया था भव्य तौर पर, बहुत अच्छा लग रहा। महाराज जी, सवाल यह है कि जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वही स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनका वो बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। महाराज जी, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं लेकिन नारियां और बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो विधान और लोकसभा में पास हो गए, सब प्राण दंड तक हो जाएगा उनको। गुरुजी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, हो जाएगी। हम लोग अब अलग से व्यवस्था सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, हर बार आपका मैसेज आता है, इस बार कुछ बोलना चाहिए? वो तो हम पहले दे चुके उनको जन्मदिन की बधाई, वो हमारे मित्र है। हम तो कहेंगे आप लोग प्रयास करिए, इस बार महाराष्ट्र में भी आए हो, उनका हाथ सब लोग मजबूत करिए। हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में आए। देखिए, आज कथा का अंतिम दिन है और जो 7 दिन का रिस्पांस था बहुत सुंदर था। इनफैक्ट सैटरडे और संडे कुछ लोगों को जगह नहीं मिलने की वजह से वापस भी जाना पड़ा। मैं दिलगिरी व्यक्त करती हूँ उनके लिए। और हमने हमारी तरफ से जितना पॉसिबल था दोनों पंडाल में व्यवस्था की थी और बहुत सुंदर तरीके से रोज़ ही कथा हुई। रोज़ इतने लोग घर पे भी आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। नीचे पंडाल बना है, रोज़ के करीब 5-6 हज़ार लोग उनके दर्शन करके धन्य होके जाते हैं। मीरा भाईंदर का सौभाग्य है, सभी लोगों के यहाँ रहने वालों का सौभाग्य है कि ऐसे महान संत यहाँ पहली बार आए। उन्होंने कथा की, यहाँ राम कथा की। कथा यहाँ हमेशा बहुत होती है और बहुत सुंदर होती है, लेकिन एक जो सौभाग्य या हम कहे कि मैच में जैसे उस समय कपिल देव और सुनील गावस्कर थे, वैसे आज राम कथा में हमारे रामभद्राचार्य जी है। और वैसे महारथी, महान संत जब यहाँ कथा करते हैं तो उसका नज़ारा, उसका ऑरा कुछ और होता है, जो हमने 7 दिन महसूस किया। इस राम कथा से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहती? देखिए, गुरुजी सिर्फ राम कथा ही नहीं करते, कितने सामाजिक संदेश उन्होंने दिए। परसों उन्होंने ये कहा कि हमारी बेटियों को बहुत सोच समझ के विवाह जैसे बंधन में बनना चाहिए। माता पिता की अनुमति इसलिए कि माता पिता, हर एक माता पिता जो होते हैं वो बच्चियों का अच्छा ही सोचते हैं। कल उन्होंने नारी सम्मान की बात की कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वही घर मंदिर समान होता है और वही घर आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे सामाजिक विषयों पे भी वो बोलते हैं। एक पुरुष को किस तरह से घर में रहना चाहिए, महिला को किस तरह से रहना चाहिए, कितनी मर्यादा उन्हें पालनी चाहिए। आज हम मर्यादा को बैकवर्ड क्लास गिनते हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी मतलब समझाया कि उसको पालने से हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहती है। तो सामाजिक विषय पे भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कथा में सबको
कथा, राम कथा के साथ साथ उसका आज के जीवन में कैसे उपयोग किया जाए वो भी समझाया। आपके कुछ विरोधियों ने मैडम की कथा में आने वाले लोगों पर पैसे लेके आने का आरोप लगाया, ऐसे लोगों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये पाप उनको क्या करवाएगा, क्योंकि ऐसे महान संत के लिए इस तरह से बोलना, मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। दो तरह के उसमें अपमान है, एक तो हमारे इन महान संत का अपमान है, दूसरे जो लोग श्रद्धा से वहाँ आते हैं। आज आप सुबह 1 घंटे से यहाँ आए, आप देख रहे हैं लोग कैसे दर्शन के लिए एकदम उत्सुक हैं, उनका भी अपमान है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को लोगों ने, हमारे सभी जनता ने ऐसे लोगों को जो इस तरह के कमेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए अभी जितने भी दिन महात्मा यहाँ थे, उन्होंने एनडीए की बात की, बीजेपी की बात की, मोदी जी की बात की, और ऐसी बात करने वाला एक बीजेपी का ही कोई है, इस बात का मुझे ज्यादा दुख है। जिस तरह से भद्राचार्य जी ने आपको लेकर भी बयान दिया कि आपको इस पर टिकट देना है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो क्या लगता है बीजेपी की टिकट आपकी बेस पर की समझी है मीरा भाईंदर से? देखिए, उन्होंने जीतने का आशीर्वाद दिया है, तो मैं उनमें आस्था रखती हूँ और मुझे आशा है कि यस, इस लड़ाई में उनके आशीर्वाद से जीत जरूर मेरी होगी। मैडम, रामभद्राचार्य जी ने अभी उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन किया है और उन्होंने कहा कि मैं इसके उद्घाटन में भी आऊँगा, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा भवन? देखिए, आपको भी पता है कि ये सब होते होते 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि अभी भूमि पूजन ही हुआ है, बाकी सब चीज़ें करने में ही 6-8 महीने तो मुझे लगता है। पेपर वर्क में भी अभी एलओए हुआ है, एनवायरनमेंट के लिए गया है, तो 6 महीने में पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, और उसके 1.5 साल में मुझे लगता है बिल्डिंग बनके पूरी हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल में ये बिल्डिंग बनके पूरी हो जाएगी, और वो वादा करके गए हैं कि जब लोकार्पण होगा उस समय भी हम यहाँ कथा करेंगे। उत्तर भारतीय भवन को लेकर हर चुनाव में राजनीति अपने चरम पर रहती है, इस बार भी देखने को मिला है। हालांकि इस बार आपने उसमें विराम लगाया कि वो बन रहा है और बन के जल्द तैयार होगा। क्या लगता है इस चुनाव में इस मुद्दा फिर जोर पकड़ने वाला है? देखिए, इस चुनाव में उसका क्या उपयोग हो सकता है मुझे नहीं मालूम। मेरी कोशिश ये है कि मैंने जो लोगों से वादे किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वादे मैं पूरे कर सकूं, और उसी कोशिश में ये एक मेरा कदम था। बहुत सारे ऐसे वादे थे, जैसे स्कूल मैंने डिजिटलाइजेशन की। ऐसे आप देख रहे हैं, टेम्बा को मैंने अच्छा बनाया, और मैंने ये वादा किया था कि मैं अपना अस्पताल नहीं बनाऊंगी, लोगों के लिए अस्पताल बनाऊंगी। हालांकि मुझे फिर महसूस हुआ कि एक अस्पताल यहाँ 200 बेड का बन रहा है, तो एक यहाँ कैंसर का अस्पताल बनना चाहिए, जो टाटा की तर्ज पे मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ अब वो कैंसर का अस्पताल लाया। तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं अपने वादे पूरा करूं, बाकी जनता अपना निर्णय खुद लेगी। राजनीति जो विवाद है या आप लोगों का आपस में जो है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शहर के पत्रकारों को भी भुगतना पड़ रहा है, और जो पत्रकार है वो भी कहीं ना कहीं टारगेट पे आ रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब राजनीति कहीं एक और निचले स्तर पर जा रही है? जी हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि ऐसे किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों को यहाँ संत के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि जो रुक रहे हैं उन्हें भी अपने वजूद के बारे में विचार करना चाहिए कि इतने बड़े महान संत उनके लिए हैं, या अपने एक नेता, वो किसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। इतने नीचे स्तर तक कभी राजनीति नहीं थी कि कोई नेता संत के दर्शन के लिए भी किसी को रोकता है, और हमारे लोग रुकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। कौन नेता है वो जो संत के दर्शन के लिए? आप बहुत समझदार सत्य पत्रकार हैं, सभी को पता है। उत्तर भारतीय भवन का संचालन कैसे होगा? देखिए, अभी उसकी एक कमेटी बनाने का दिमाग में है। अभी तक हमने बहुत कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि एक संस्था बना के उस संस्था वो संचालन करेगी जो उत्तर भारतीयों की होगी, और उसमें उत्तर भारतीयों को कैसे बेनिफिट मिले, चाहे वो उसमें समूह विवाह हो, उनके कोई विवाह का प्रसंग हो, तो उनको कैसे बेनिफिट मिले। जैसे मैंने कहा, महेश्वरी भवन में महेश्वरियों को बेनिफिट मिलता है, बाकी लोगों के लिए ये चार्जेस अलग है, वैसा ही कुछ उस तरीके से करने का मेरे दिमाग में है। अभी 2 साल लगने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डीपली मैंने काम नहीं किया है, पर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा।